नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS मईसनी। दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट इतना प्यार किया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं पदार्थ विज्ञान का सिलेबस वाइज वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको अन्य सब्जेक्टों जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, संस्कृत, अष्टांग नृत्य के वीडियो देखने हैं सिस्टमेटिक तरीके से, सिलेबस वाइज तरीके से, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देख सकते हैं। आपको वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको हो सकता है इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे थोड़ा कम दिखाई दे क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग है। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे नोट्स आपको चाहिए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुपों के, आप उनमें ज्वाइन हो जाइए। आप मुझे मैसेज कीजिए पर्सनल, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैसेज करने से पहले आपको मैं बता दूं नोट्स पेड हैं, आपको पे करना होगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे गुण विज्ञानीय। देखो 50 नंबर के जो पेपर फर्स्ट था जिसका पार्ट 1 मतलब जो 50 नंबर में था, आयुर्वेद निरूपण, दर्शन निरूपण और द्रव विज्ञानीय, ये तीनों चैप्टर मिलकर 50 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद निरूपण था मिनिमम 15 नंबर का, दर्शन निरूपण था 15 नंबर का, कितना हो गया 30, और 20 नंबर में था द्रव विज्ञानीय। तो कभी कभी आयुर्वेद निरूपण 10 नंबर में रह जाता है, दर्शन निरूपण 10 नंबर में रह जाता है, और द्रव विज्ञानीय थोड़ा लेंथी चैप्टर है इसलिए वो 30 नंबर में हो जाता है। तो 50 नंबर का पोर्शन अपन कर चुके हैं। अब करेंगे अपन जो पेपर फर्स्ट का पार्ट बी स्टार्ट होता है यहाँ से, गुण विज्ञानीय। गुण विज्ञानीय मिनिमम 15 नंबर से है और मैक्सिमम 20 नंबर तक आता है। मतलब जैसे कि पिछले पार्ट ए का द्रव विज्ञानीय इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से गुण विज्ञानीय इंपॉर्टेंट है पार्ट बी का। इसकी जो रेशो है मार्किंग की एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, और एक लेंथी क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, जैसे कि गुरुवादी गुणों को समझाइए, परादी गुणों को समझाइए। ठीक है, बहुत सारे लेंथी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं गुण विज्ञानीय। आई होप आपने तीनों चैप्टर स्टडी अच्छे से किए होंगे, आपने रिवीजन भी किया होगा क्लास के बाद में और अच्छे से समझ लिया होगा। अब अपन करते हैं गुण विज्ञानीय। इसकी परिभाषा देखिए, द्रवों में पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत, उष्ण आदि भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। जो भौतिक धर्म जिनको अपन देख सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं, जिनकी तरफ अपन आकर्षित होते हैं द्रवों में। अद्रव कौन है? द्रव की परिभाषा अपन समझ सकते हैं, मतलब एक तरीके से पदार्थ कोई भी है, जैसे कि अपना चीनी है, ठीक है, शुगर है, ठीक है, मिर्ची है, तेल है, जितने भी जीवित पदार्थ है, जितने भी निर्जीव पदार्थ है, उनमें सब में गुण है। मतलब वो द्रव है, द्रव में तो गुण तो रहता ही है। तो द्रवों में पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ये एग्जाम्पल दे रहा है। अब देखो गुरु क्या होता है, शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, आज की क्लास में शायद ही इनको मैं समझा पाऊँ, क्योंकि अपन इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। भाई गुरु क्या होता है, शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, ये गुण की एक्चुअली में कैसे उत्पन्न हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मुख्य कर्म क्या है, ये सारे अपन इस चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से धीरे धीरे अपन सारी बात करेंगे। द्रवों में पाए जाने वाले गुरु, लघु, शीत, उष्ण आदि भौतिक धर्मों को गुण कहते हैं। मतलब जो जिनकी मतलब अपन अनुभव करते हैं ना, जिसकी वजह से अपन आकर्षित होते हैं जिस चीज़ की तरफ, जैसे कि इस व्यक्ति में अच्छा गुण है कि ये इंटेलिजेंट है, बुद्धि का गुण है इसमें, ठीक है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये जल्दी पचने वाला है, मतलब गुण। उन जो भौतिक धर्म है उनको गुण कहते हैं। निरुक्ति देखो तभी समझ में आएगा। निरुक्ति से गुणे आमंत्रणे धातु, नीचे इसकी वो है, गुणेते आमंत्रण लोक है अनेने इति। अब संस्कृत भी कोई संस्कृत की गाता तो है नहीं, सभी के सभी जो संस्कृत से समझ जाओगे। अब इसकी हिंदी भी तो करनी पड़ेगी अपन को। जिसके द्वारा लोग द्रव की ओर आकर्षित हो। जैसे कि आपने सामने कुछ टेस्टी खाना है, पिज्जा रखा है, पिज्जा द्रव हो गया, इसका अंदर जो स्वाद है कि भाई खट्टा मीठा है, तीखा है कि मीठा है, उस गुण की वजह से तो आकर्षित होंगे। ऐसे तो पदार्थ तो सभी हैं, बहुत सारी चीजें रखी हैं, अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन अपन को कौन सा गुण अपन को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है? मतलब आकर्षित तो सभी करते हैं, गुण की वजह से तो आकर्षित होते हैं, लेकिन जिसकी वजह से अपन उस द्रव की ओर, उस पदार्थ की ओर जा रहे हैं, उस गुण की वजह से। गुणे आमंत्रणे मतलब आमंत्रित करता है लोगों को, ठीक है, चेतन वस्तुओं को आमंत्रित करता है। जिस गुण, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि जिसके द्वारा लोग द्रव की ओर आकर्षित हो।
किसी में कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, तभी उसकी ओर आकर्षित होंगे, या फिर उस गुण या उस क्वालिटी की वजह से ही लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसी को अपन गुण बोलते हैं। क्लियर? लक्षण समझो। समवायितु निश्चिष्ट कारणम गुण है। आपको श्लोक नंबर 8, अब जाके मैंने बताया श्लोक नंबर 8वां आपको ये याद होना ही चाहिए। श्लोक 7 मतलब 7 श्लोक तो मैं पहले बता चुका हूँ 3 चैप्टरों में, एक बार फिर से रिपीट कर लो। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा, आयु की परिभाषा, स्वस्थ की परिभाषा, सिद्धांत की परिभाषा, ठीक है, आयुर्वेद का प्रयोजन, द्रव की परिभाषा, और ये 7वां गुण की परिभाषा। गुण जो लक्षण है, समवायितु निश्चिष्ट कारणम गुण है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें तो आपके कोई बहाना ही नहीं चलना चाहिए कि मुझे ये याद नहीं है, याद नहीं हो रहा, मैं इसकी हिंदी लिख दूंगा, नहीं, इसमें आपका कुछ नहीं चलेगा, आपको ये याद होना चाहिए, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम के लिए। अब इसका मीनिंग समझो। जो द्रव में आश्रित तथा समवाय संबंध से रहे तथा द्रव व कर्म से पृथक हो, उसे अपन गुण बोलते हैं। इसकी अब परिभाषा समझो। जो द्रव में आश्रित, आश्रित यानी मतलब पदार्थ है, द्रव है, उसमें रहता हो, मतलब उसमें निवास करता हो। ऐसा थोड़ी है कि भाई कोई जैसे कि अपन सब्जी बनाई, दाल बनाई, दाल अच्छी बनी, मतलब एक तरह से तीखी बनी, उसका उस गुण को अलग कर दिया, उसी में तो रहता है, दाल में ही तो है वो गुण। तो द्रव में आश्रित मतलब उसके अंदर रहता हो तथा समवाय संबंध से रहे, ऐसे नहीं कि अलग अलग हो, समवाय संबंध से, उनको अलग नहीं किया जा सका, किसी द्रव से किसी गुण को अलग नहीं किया जा सकता। तो ये परिभाषा में बता रहा है कि जो द्रव में आश्रित मतलब जो द्रव में रहता हो तथा समवाय संबंध से, समवाय संबंध का मीनिंग है कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, द्रव से अलग नहीं किया जा सकता, तथा द्रव व क्रम में पृथक हो। वो द्रव से भी ऐसे नहीं कि भाई द्रव उसी को द्रव बोल दो, उसी को कर्म बोल दो, वही उसका कर्म है, नहीं, वो कर्म से भी अलग होना चाहिए और उस द्रव से भी अलग होना चाहिए। गुण की एक अलग ही पहचान है, तो उसको गुण बोलते हैं। तो क्या हुई इसकी लक्षण में स्पेसिक कि जो द्रव में आश्रित तथा समवाय संबंध से रहे तथा द्रव व कर्म से पृथक हो। कर्म से पृथक होना चाहिए, कर्म से पृथक होना चाहिए, द्रव से पृथक होना चाहिए, तथा वो द्रव में आश्रित उसी के अंदर निवास करे और समवाय संबंध से रहे। ये सारी कैपेसिटी होती है गुण की, तब जाके उसको गुण बोलेंगे। किसी भी चीज को गुण की परिभाषा देने से पहले ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए, कोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में आए या ना है, गुण से संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो आपको ये लिखना होता है कि गुण की परिभाषा तो आपको लिख ही सकते, क्योंकि ये चैप्टर का मेन सार है। अतः द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिय गुणा। अब इसका दूसरी मीनिंग होता है, दूसरे शब्दों में अपन बोलते हैं ना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। अपन ने जब 7वीं 8वीं में थे, 9th में थे, तब बना थे ना कि एक ही बात को दूसरे शब्दों में बोलना, वैसा ही है यहाँ पे। जो अगुणवान या गुण रहित हो तथा द्रव आश्रित हो। अब इन्होंने बोला कि जो अगुणवान, कि द्रव में तो गुण होता है लेकिन गुण के अंदर गुण नहीं होता। ऐसे नहीं कि भाई गुण के अंदर भी एक गुण और हो, भाई एक इस गुण का भी ये गुण है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगुणवान, उसका कोई गुण नहीं होता, वह गुण रहित होता है। गुण उसी को बोलेंगे जिसके अंदर कोई गुण नहीं रहता तथा वह गुण रहित हो। ऐसा नहीं कि भाई इसको गुण बोल दिया और इसी के अंदर एक और गुण है, नहीं, गुण है तो वो द्रव के अंदर है। और आगे बोला इसके कि तथा वो द्रव आश्रित, तथा वो द्रव में निवास करता हो, उसी को अपन गुण बोल सकते हैं। गुण द्रव में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया कि भाई अपन ने द्रव की परिभाषा बताई थी ना उस समय कि समवाय संबंध से कर्म और गुण उसमें आश्रित रहते हैं। अब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि भाई गुण की परिभाषा हम बता रहे हैं कि जो द्रव में आश्रित हो। सब एक दूसरे से लिंक है, इंटरलिंक परिभाषाएं हैं आपस में। गुण द्रव में पाए जाते हैं, द्रव से भिन्न गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जैसे कि शुगर है, चीनी, आप जानते हो मीठा, अब चीनी से मीठा निकाल लेंगे, उसका जो मीठापन बाहर निकाल लेंगे, तो क्या उसे द्रव का अस्तित्व रह पाएगा या गुण का अस्तित्व रह पाएगा? विनिष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोई कपड़ा है, मेरे हाथ में सामने एक कपड़ा है, ये रेशों से मिलकर बना है, तो मतलब इस रेशों से मिलकर एक कपड़ा बना है।
अपन इन रेसों को अलग 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 कर देंगे तो कपड़ा ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा कपड़ा। ऐसे थोड़ी कि वो रेसे अलग अलग, ये भी कपड़ा है, ये भी कपड़ा, नहीं, वो कपड़ा ही नष्ट हो जाएगा। अगर अपन गुण को नष्ट करेंगे या द्रव को नष्ट करेंगे, दोनों नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं। किसी एक को नष्ट करना यानी कि दोनों को नष्ट करना। क्लियर? अस्तित्व नहीं है तो गुण का कोई अस्तित्व नहीं है। रहेगा तो द्रव के साथ ही रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। द्रव नष्ट तो गुण भी नष्ट, गुण नष्ट तो द्रव भी नष्ट, क्योंकि दोनों समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं। इसलिए गुण को स्वयं निर्गुण कहा है। इसलिए जो गुण है उसका कोई गुण नहीं है, इसीलिए इसको निर्गुण कहा है कि इसमें कोई गुण नहीं होता। द्रव में गुण होता है लेकिन गुण के अंदर कोई गुण नहीं होता, इसलिए इसे निर्गुण कहा गया है। समझो इस बात को। जो स्व समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो, ये अपन कर रहे हैं, लक्षण कर रहे हैं, तो एक परिभाषा बताई, फिर दूसरे शब्दों में बताई। अब तीसरा देखो कि जो स्व समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो। कारण यानी कारणभूत का समझ गए, कारण द्रव्य, तो यहाँ पे बोला है कारणभूत। अब इसको समझो कि जो सब समान गुण की, अपन बोलते हैं ना भाई मांस खाने से मांस बढ़ता है, अपन चिकित्सा करेंगे आगे वाले चैप्टरों में, सामान्य विशेष पढ़ेंगे चैप्टर 5 और 6 उसमें, कि भाई मांस खाने से मांस की वृद्धि बढ़ती है। अपन बोलते हैं ना प्रोटीन्स की कमी है इसमें, तो प्रोटीन दालें खिलाओ इसको। इसमें विटामिन की कमी है तो विटामिन की टैबलेट खिलाओ, मतलब ऐसी चीज खिलाओ जिससे उसकी वृद्धि हो। तो ये बोलता है कि जो सब समान गुण की है, अगर अपन उसका सेवन कर रहे हैं तो उसकी बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में उसकी वृद्धि होगी, वो वृद्धि कारक हो। तो गुण उसी को बोलते हैं जो स्व समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो, मतलब उसी चीज की उत्पत्ति करने में उस गुण से वो गुण भी उत्पन्न होना चाहिए। अपने समान कैपेसिटी रखता है वो अपने समान गुण उत्पन्न करने की। क्लियर? जो चेष्टा रहित वह निष्क्रिय, इसकी कोई इच्छा नहीं होती, मतलब चेष्टा नहीं, इच्छाएं, तथा वह निष्क्रिय, एक्टिव नहीं होता है। द्रव ही सब कुछ करता है, बस गुण का काम है गुण, अपने समान द्रवों को उत्पन्न करना। तो सिंपल सी बात है, इसके 4 लक्षण बताएं। क्वेश्चन आता है कि गुण की परिभाषा लिखो, गुण को सविस्तार वर्णन करो। इससे अच्छा लिखने का तरीका शायद ही आपको मिले, तो आपको ऐसा कैसा लिखना है। तो अपन ने समझा कि जो समान गुण की उत्पत्ति में कारणभूत हो और जो चेष्टा रहित वह निष्क्रिय हो। तो गुण के कौन कौन से गुण हो गए? आप निष्क्रिय को अलग कर सकते हो, जैसे कि 5वां नंबर डाल के गुण निष्क्रिय होता है, गुण चेष्टा रहित होता है, गुण में समान गुण की उत्पत्ति करने की एक क्षमता होती है। अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो, जैसा ऐसा नहीं कि इसी नोट्स में लिखा हो वैसा का वैसा ही लिखना है, रटना है, नहीं। आपने समझ लिया ना, अब मैंने आपको समझा दिया, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? ये तो था अपना एक डेफिनेशन, एक तरीके से परिभाषा इस चैप्टर का, गुण का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब गुण तो अपन ने समझ लिया भाई किसको गुण बोलते हैं, क्या है। अब इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब संख्या। ओके वर्षा, जो चेष्टा रहित व निष्क्रिय हो, कमेंट आया कि भाई 4th पॉइंट को दोबारा से समझाया जाए। तो इसका मतलब यही है कि जो चेष्टा रहित या निष्क्रिय है, इसको आप समझो कि चेष्टा रहित और निष्क्रिय, अगर इसको अपन सक्रिय बना देंगे, ठीक है, इसको बोल देंगे भाई गुण सक्रिय है, तो कर्म बन जाएगा। सक्रिय कौन होता है? कर्म। और इसमें साफ लिखा हुआ है परिभाषा में कि वो द्रव से अलग और कर्म से भिन्न होता है। अगर इसमें गुण में अगर एक्टिवनेस आ जाएगी तो वो कर्म करने लग जाएगा, तो कर्म और गुण में क्या डिफरेंस रह जाएगा? तो इसलिए ये निष्क्रिय है। गुण की ये प्रधानता है कि वही कर्म, जो कर्म होता है ना, उसकी कर्म तो होता है क्रियाशील और ये है निष्क्रिय। तो ये मतलब एक तरीके से डेफिनेशन, अंतर करने का तरीका है कि गुण निष्क्रिय होता है, कर्म एक्टिव होता है। तो यहां बोला है कि जो चेष्टा रहित, इसकी कोई इच्छा नहीं है, एवं निष्क्रिय मतलब एकदम इनएक्टिव रहता है। एक्टिव हो गया तो मान लो कि एक कर्म बन गया, एक्टिव में कर्म लग जाता है, इसलिए गुण को चेष्टा रहित व निष्क्रिय साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। क्लियर वर्षा? अब करते हैं संख्या। भाई कितने गुण होते हैं? आयुर्वेद के अनुसार 41 गुण होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 41, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 लाइन लिखी हुई है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 41 गुण होते हैं और वैशेषिक दर्शन के अनुसार 17 गुण होते हैं, मतलब 17 गुण होते हैं, और न्याय दर्शन के अनुसार 24
4 गुण होते हैं। क्लियर, ये आपको रट लेना है। अब इनको भाई किस तरीके से होते हैं ये गुण, अब यहाँ पर देखो इस चैप्टर में है ना थोड़े रटने की बात ज़्यादा आएंगी आपको, क्योंकि वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है इसका। वैसे तो इजी है क्योंकि आयुर्वेद का ही है, और आयुर्वेद आपने समझ लिया तो इजी हो जाता है। तो आयुर्वेद मत अनुसार आपने कितने बताए थे, 41। इस बात को ध्यान रखो कि आयुर्वेद मत अनुसार 41 गुण होते हैं। अब इसका वर्गीकरण भाई किस तरीके से 41 गुण होते हैं, क्योरी पैदा करो अपने मन के अंदर। ये अपन ने बोला कि 41 गुण होते हैं, ठीक है, बात तुम्हारी मान ली, लेकिन कैसे कैसे होते हैं ये भी तो समझाओ। तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहला था कि भाई आयुर्वेदीय मत अनुसार में 41 गुण होते हैं। पहला था सार्था गुण या इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण। देखो गुण एक ही है मतलब, लेकिन नाम 3 है। कभी कभी क्वेश्चन आता है सार्था गुणों को समझाइए, कभी कभी क्वेश्चन आता है इंद्रिय गुणों को समझाइए, और कभी कभी क्वेश्चन आता है वैशेषिक गुणों को समझाइए। बड़ा कन्फ्यूजन है। देखो चाहे आपने बोलते हैं ना कि हिंदी में बोल दो 250 या इंग्लिश में बोल दो 250 या 250, बात एक ही है। तो बात एक ही है यहाँ पे, इनको सार्था बोल दो या इंद्रिया बोल दो या वैशेषिक बोल दो। और ये कितने गुण होते हैं, 5। क्यों होते हैं, इंद्रियां कितनी होती हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5। इसकी वजह से आप याद रख सकते हो कि भाई सार्था इंद्रिया वैशेषिक बराबर 5, क्योंकि इंद्रिया आ रही है तो मतलब ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है, 5, 5 इक्वल टू 5। कौन कौन से हैं ये गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्योंकि पांचों ज्ञानेंद्रियां का जो अर्थ है वो इन गुणों में बता दिया। श्रोत्र इंद्रियों का शब्द है, ठीक है, नीचे बताएंगे, नीचे लिखे हुए हैं, ये आकाश आदि 5 महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण वैशेषिक गुण कहलाते हैं। इसका ये देखो सार्था तो बता ही दिया। इंद्रिया, इंद्रिया इसलिए बताया, इंद्रिया का नाम क्यों आया, क्योंकि ये इंद्रियों को रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई एक एक गुण एक एक इंद्रिय को रिप्रेजेंट करेगा। वैशेषिक गुण क्यों बोला कि ये आकाश आदि 5 महाभूत, क्योंकि प्रत्येक महाभूत की एक इंद्रिय है ना। अपन ने जब 5 महाभूत उत्पत्ति पढ़ी थी, खूब पता है कि भाई आकाश के लिए कौन सी इंद्रिय है, कान है। पृथ्वी महाभूत के लिए कौन सी है, नासा, गंध। इस तरीके से आप प्रत्येक महाभूत की एक एक इंद्रिय थी। जैसे कि अग्नि महाभूत के लिए क्या, चक्षु इंद्रिया, ठीक है। जल महाभूत के लिए रसेंद्रिय मतलब जिह्वा। और कौन सा महाभूत बचा, त्वचा। वायु महाभूत के लिए त्वचा, स्पर्श। तो ये आकाश आदि 5 महाभूत के प्रधान होने के कारण वैशेषिक गुण कहलाते हैं, क्योंकि ये 5 महाभूत की वजह से इनको वैशेषिक गुण बोला जाता है। इंद्रियों का आप समझ गए हो। सार्था का मीनिंग क्या है, सार्था यानी आप क्या समझोगे भाई, सार्था क्यों बोला, शायद कुछ अलग मीनिंग होगा, लेकिन इसको सार्था गुण आपको याद होना चाहिए। ये 3 नाम है, सार्था, इंद्रिय और वैशेषिक। ये गुण कितने हैं, 5। अब 41 में से 5 काट दो, ऐसे मत करो, अभी कंफ्यूज हो जाओ गणित के चक्कर में कि भाई 5 ये हो गए। कौन कौन से हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि अब कम से कम मैंने 20 से 25 बार बोल दिया इनको। अब देखो शब्द, श्रोत इंद्रिय द्वारा जिस गुण का ग्रहण हो, मतलब कान के द्वारा, श्रोत इंद्रिय कान ही होता है। स्पर्श, त्वक इंद्रिय द्वारा जिसका ग्रहण हो। ये डैश डैश का मीनिंग है सेम है, मतलब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे एग्जाम में तो आपको लिखना है, कहीं एग्जाम में भी डैश डैश समझ जाएगा टीचर समझेगा नहीं, नंबर काट लेगा आपका। फिर आप बोलोगे मैं तो लिख के पूरा आया था, नंबर पूरे नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आपको लिखना है हिंदी में। तो नेत्र इंद्रिय, रूप, नेत्र इंद्रिय जिसके द्वारा, नेत्र इंद्रिय द्वारा ग्रहण क्या होता है, देखना, आंखें। रस, रसेंद्रिय, जिह्वा। और गंध, घ्राणेन्द्रिय, नासा, ठीक है। तो ये 5 गुण आपको याद होने चाहिए, सार्था, इंद्रिय, वैशेषिक के 5 गुण। समझ में आ गए कौन कौन से। शब्द से मतलब क्या है, स्पर्श से मतलब क्या है, कौन सी इंद्रिय है, रूप से मतलब समझ गए, रस से मतलब समझ गए, और गंध से मतलब समझ गए। अब दूसरा था गुरुवादी गुण। अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर ही है, खूब गुरुवादी गुणों का 20 गुरुवादी गुण होते हैं। अब देखो इनको भी 3 नाम दे दिए, शारीरिक गुण, सामान्य गुण, द्रव्य गुण या गुरुवादी गुण। देखो कंफ्यूजन यहीं से होता है, आपको सब कुछ याद होगा, पूरा चैप्टर 41 गुण भी याद होंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि सार्था गुण, क्वेश्चन आएगा द्रव्य गुण, क्वेश्चन आएगा सामान्य गुण को समझाइए। आप सोचोगे मैंने गुरुवादी गुण तो पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं, लेकिन सामान्य गुण कौन से हैं।
तो आप इसमें कुछ दूसरा लिख के आ जाओगे, मतलब जो पूछा था ना वो नहीं लिखे आओगे, क्योंकि उस टाइम में वो याद ही नहीं आएगा। तो ये बात क्लियर रखो कि सार्था इंद्रिय वैशेषिक हैं 5, ठीक है, और गुरुवादी गुण, शारीरिक गुण, सामान्य गुण और द्रव्य गुण ये हैं 20। ओब्लिक ओब्लिक करके आपको पहले क्लियर कर दिया कि शारीरिक गुण को ही सामान्य गुण बोलते हैं, इन सामान्य गुणों को ही द्रव्य गुण बोलते हैं, ठीक है, और इन्हीं को गुरुवादी गुण बोलते हैं। क्लियर। अब इसका श्लोक आपको ये याद होना चाहिए, श्लोक नंबर 9, ये स्टार कुमार लगा लो, क्योंकि ये श्लोक याद नहीं होगा तो आप ये गुरुवादी गुण याद नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात ये है। और गुरुवादी गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1000, 2000, 3000, 10,000% इंपॉर्टेंट। तो आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। क्लियर। गुरु मंद हीम स्निग्ध सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर्या, ये अष्टांग का अपना पहला चैप्टर में आता है ये श्लोक, ठीक है। तो ये 20 गुण कौन कौन से हैं, इसमें लिखा है कि गुरु मंद हीम स्निग्ध सांद्र मृदु स्थिरा गुणा से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर्या, कि 10 तो यहाँ पे दे दिए और 10 इनके विपरीत। श्लोक में दिए हैं 10 ओनली, लेकिन इस 10 इसके विपरीत आप ऐसा समझ सकते हो भाई 10 ऐसे विपरीत है तो टोटल 20 गुण हो गए। यहाँ पे बोला कि से सूक्ष्म विशदा विसंति से विपर्या, मतलब 10 तो ये हैं, इसके विपरीत वाले 10 तो टोटल 20 ये हैं गुण। कौन कौन से हैं, गुरु पहला था, गुरु, गुरु का विपरीत गुरु यानी भारी। अब आप ये मत पूछना अभी कि गुरु यानी मीन्स क्या होता है, कौन से महाभूत से उत्पन्न हुआ, इसका क्या कार्य है, करेंगे। एक एक गुण है ना, ये 41 गुण है ना, 41 एक एक गुण की परिभाषा बताऊंगा मैं आपको, इसका क्या काम है बॉडी में वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा वेट करना। अभी तो बस इतना याद कर लो इसका नाम, क्योंकि कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अपन सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं, पहले देखो ABCD सीखते हैं, फिर एक मीनिंग बनाना सीखते हैं, फिर अपन बोलना सीखते हैं, तब अपन सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्लियर। तो अभी अपन नाम याद कर रहे हैं, इस गुण वाले चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं अभी, तो नाम याद करो अभी। तो गुरुवादी गुण कितने हो गए, 20। इन्हीं को शारीरिक गुण बोलते हैं, इन्हीं को सामान्य गुण बोलते हैं, इन्हीं को द्रव्य गुण बोलते हैं। तो पहला था गुरु, गुरु का अपोजिट लघु, कि कोई भारी है तो कोई हल्का भी तो होगा। दूसरा गुण था मंद, मंद यानी एकदम ढीला, मतलब मंद यानी क्या हो सकता है एक तरीके से कि गुरु यानी होता है भारी, लघु यानी होता है हल्का। मंद और तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होता है एक तरीके से शार्प, या मंद यानी जैसे कि तीखी मिर्ची एक तरीके से, ठीक है। एक होता है मंद भाई हल्का। तो डिफरेंस समझो, ये अपोजिट वाले 10 गुणों को और इनको समझो कि तीक्ष्ण, जैसे किसी किसी की तीक्ष्ण समझ में आता है, तीक्ष्ण है ये शार्प है, तो तीक्ष्ण शार्प समझ में आ रहा है तो उसके अपोजिट समझ लो मंद को, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। किसी एक को जो आपके माइंड में सेट होता है ना उसको समझ लो, उसके अपोजिट वाले को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। हिम, हिम यानी बर्फ होती है एक तरीके से ठंडा, तो उसके विपरीत क्या हुआ, उष्ण। सामने देखना। स्निग्ध क्या होता है, चिकनाहट युक्त, तो सिंपल सी बात है उसके विपरीत क्या होगा, रूखा सूखा, रुक्ष, ठीक है। ये अब आया है सांद्र, सांद्र यानी क्या होता है, सांद्रता, गाढ़ा, तो उसके विपरीत क्या होगा, द्रव यानी पतला। क्लियर, मतलब एक तरीके से द्रव यानी पतला, लिक्विड, ठीक है। अब आता है मृदु, मृदु यानी होता है मुलायम, ठीक है, तो उसका विपरीत क्या होगा, कठिन, कड़क। अब आता है स्थिर यानी रुका हुआ, स्थिर में कोई मतलब एक तरीके से स्थिर हो जाता है, जम जाता है एकदम, भाई मैं स्थिर हूं। जैसे वो अंगद जाता है ना, अंगद अपने पैर को स्थिर कर देता है, कोई हिला ही नहीं पाता, स्थिर। अब उसका जब उसका क्या होगा विपरीत, सर यानी बहने वाला, कि जहां एक जगह रुकने ही नहीं, रुक ही ना पाए, वो उसका विपरीत बहने वाला हो गया, सर यानी बहने वाला। सूक्ष्म यानी हो गया बारीक, तो स्थूल यानी हो गया बड़ा, इसका विपरीत, ठीक है। विशद, विशद यानी होता है स्वच्छ, साफ सुथरा। पिछले यानी होता है गंद, एक तो होता है साफ सुथरा पानी जिसमें अपनी अपनी परछाई भी देख सकते हो, बिल्कुल साफ दिखेगी, और पिछल होता है मतलब छलछला पानी, गंदा। तो साफ का विपरीत क्या होता है, गंदा ही तो हुआ, ठीक है। सलक्षण, सलक्षण होता है नहीं स्मूथ, चिकना, मतलब ये बोलना इटालियन पत्थर लगा हुआ है, टाइल को मतलब धोधा के एकदम प्रेस का मकान में जैसे लगता है ना, चिकनाहट युक्त, एकदम फ्रेश स्मूथ है। अब दूसरा क्या है, खर, खरदड़ा होता है ना एकदम, भाई स्मूथ का विपरीत क्या होता है, खर, खरखड़ाहट, एकदम खुरदरा। इस तरीके से ये 20 गुण हैं।
ये आपको याद होने चाहिए। इन्हीं को शारीरिक गुण बोलते हैं, इन्हीं को सामान्य गुण बोलते हैं, इन्हीं को द्रव्य गुण बोलते हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये ओब्लिक ओब्लिक करने वाले यहीं पे आप फंसोगे। आपको ये सारे याद रहेंगे, ये कोटेशन भी याद रहेगा, लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ हो गए? इन्हीं जगह पे क्वेश्चन आ गया वैशेषिक गुण किसे कहते हैं, आप सोचोगे वैशेषिक गुण कौन से थे? क्वेश्चन आ गया शारीरिक गुण को, शारीरिक गुण तो आपने पढ़े ना, अपने तो गुरुवादी गुण पढ़े, आपने तो सार्थक गुण पढ़े, ये वैशेषिक गुण कौन से आ गए? आप ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। तो ये ओब्लिक वालों को ध्यान रखना है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन कोई पुटअप नहीं करता, सीधा थोड़ा घुमा के थोड़ा सा लॉजिक लगा देते हैं, बस उसी में क्वेश्चन घूम जाता है। अब देखो आध्यात्म या आत्मगुण, तो कितने गुण हो गए? 20 तो अपन ने वो कर लिए, 5 वो कर लिए, 25 गुण तो अपन जान गए कि भाई आयुर्वेद अनुसार 41 गुण थे, मानते हैं, उनका वर्गीकरण तो समझाओ। तो 5 समझ लिए, 20 समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो 25 हुए हैं, अब उनको पूरे 41 करने हैं। अब देखो आध्यात्म या आत्मगुण, ये हैं टोटल 6। देखो इसके आगे 6 कोड़ा लगा हुआ है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रियतन, ये हैं 6 गुण। समझ में आया कि आध्यात्म आध्यात्मिक, ठीक है, आत्मगुण मतलब आत्मा के गुण, कैसे भी समझ सकते हो। आध्यात्मिक जहां आत्मा मन आ गया वही यहीं पे वही सारी चीजें आएंगी, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियतन। ये द्रव्य में नहीं पाए जाते, इनको अपन किसी मूर्त वस्तु में नहीं पाएंगे, इनको ऐसे ही भाई ये दिख गए, ये अपनी बॉडी के अंदर हमको महसूस करने पड़ते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रेतन। अब ये बुद्धि क्या होती है, सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, इच्छा क्या होता है, द्वेष क्या होता है और प्रियतन क्या होता है, इसको अपन समझेंगे, आराम से समझेंगे डिटेल में। जब क्वेश्चन आएगा ना कि भाई इंद्रिय नहीं आध्यात्मिक गुण को या आत्म गुण को विस्तार से वर्णन करो 10 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप नाम ही थोड़ी लिखोगे, इनके बारे में लिखना भी तो पड़ेगा कि भाई बुद्धि क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। तो अपन वो भी बताएंगे, टेंशन मतलब अभी तो अपन क्या बताया मैंने, ABCD समझ रहे हैं, इस चैप्टर का बेस तैयार कर रहे हैं। तो अभी इतना याद करना है कि भाई 6 आध्यात्म गुण या आत्म गुण होते हैं। क्लियर? अब 5वां है परादि या प्रादि सामान्य गुण। अब वहां पे भी आया था, देखो ऊपर करना एक बार वापस गुरुवादी गुणों पे, वहां पे भी सामान्य गुण था। देखो गुरुवादय गुण, शारीरिक गुण या सामान्य गुण, इसमें ओब्लिक में सामान्य गुण है। अब देखो नीचे भी देखो, नीचे भी वही लिख रखा है वापिस कि परादि सामान्य गुण, वहां था गुरुवादी सामान्य गुण और यहाँ पे है परादि सामान्य गुण। तो बहुत सोच समझ के ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के तब आपको आंसर देना है। क्लियर? वहां अगर गुरुवादी सामान्य गुण आए तो 20 लिखने हैं वो गुरुवादी वाले गुण, अगर क्वेश्चन आए परादि सामान्य गुण तो ये 10 वाले लिखने हैं। तो कितने हो गए थे? 5 तो हो गए वैशेषिक गुण, 20 हो गए गुरुवादी गुण, 6 हो गए आध्यात्मिक गुण, तो कितने हो गए? 31 और 10 कितने हो गए? जो परादि सामान्य गुण 10 हैं तो टोटल 41। इस तरीके से आयुर्वेद अनुसार 41 गुण होते हैं। कौन कौन से हैं परादि गुण? पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रत्यक्ष, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। अब आप फिर क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, सर जी इनको समझा दीजिए, ये युक्ति क्या होता है, पर क्या होता है, अपर क्या होता है, संयोग क्या होता है। समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। आज तो खैर मुश्किल होगा क्योंकि अभी वर्गीकरण फट रहे हैं। अब मान लो मैं यहीं पे समझाने लग जाऊँ कि पर क्या होता है, अपर क्या होता है, एक कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ठीक है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से छोटा क्वेश्चन आया, सिंपल सी बात है, संख्या पूछी भाई परादि गुणों की संख्या लिखो, 10 लिख दिया, बात खत्म। क्वेश्चन बड़ा आया कि परादि सामान्य गुणों का सविस्तार वर्णन करो, तो उसका भी आंसर है, आराम से समझाएंगे। क्लियर? अभी आपको ये याद होने चाहिए, आपको ये संख्या याद होनी चाहिए, ये वर्गीकरण याद होना चाहिए। और आयुर्वेद या चरक क्वेश्चन आ सकता है, आयुर्वेद अनुसार या चरक अनुसार गुणों का वर्गीकरण समझाइए, तो आप समझ लिख लो कि आयुर्वेद ओब्लिक चरक, यही चरक ने बताया है। क्लियर? सार्थ गुण कितने हो गए? 5, गुरुवादी गुण कितने हो गए? 20, आध्यात्मिक गुण कितने हो गए? 6 और परादि गुण कितने हो गए? 10, टोटल 41। गुरुवादी प्लस परादि गुण बराबर सामान्य गुण 30। अब क्वेश्चन आता है ऐसे, नॉर्मल क्वेश्चन आया कि सामान्य गुणों को समझाइए,
तो आपको कितने गुणों के बारे में समझाना है? 20, तो 20 गुरुवादी सामान्य और 10 परादी सामान्य, तो टोटल कितने सामान्य गुण हो गए? 30। अब यही मैं तो बोला था ना आपसे, आपको याद सब रहेगा, आपको 41 गुण भी याद हैं, आपको कोटेशन भी याद रहेगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन आया सामान्य गुणों को समझाइए, आपने ओनली गुरुवादी सामान्य गुण बता दिए, आपने परादी सामान्य गुण बता दिए कभी कभी 10, तो मिसिंग हो गए। तो ओनली सामान्य गुण है तो आपको 30 लिखने, कौन कौन से? 20 तो गुरुवादी वाले और 10 परादी वाले। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। जो ओब्लिक वाला है ना, उसको बड़ा समझना। ओके, अब करते हैं वैशेषिक मत अनुसार 17। जो वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, उसमें कितने बताए थे भाई? 17 गुण होते हैं। वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि भाई 17 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श। अब देखो इसमें रूप रस गंध, इसमें शब्द हटा दिया इन्होंने, ठीक है, तो शुरुआत का वाला हटा दी। रूप रस गंध स्पर्श, संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग परत अपरत बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेतन, ये आपको रट लेने हैं तभी पार पड़ेगी। या फिर ऐसे समझ सकते हो भाई, शुरुआत का शब्द हटा दिया, बाकी के 4 रख दिए महाभूत वाले। कौन कौन से? रूप रस गंध स्पर्श। अब ये संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग, ये 5 तो आपको हमेशा याद होते हैं कि भाई ये तो आते ही हैं। फिर आता है परत अपरत बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेतन, और ये लास्ट के आध्यात्म वाले 6। आध्यात्म वाले 6 हो गए, 4 महाभूत वाले हो गए, मतलब सार्थक गुण। और परादी गुण में से कितने लिए इन्होंने? संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग परत अपरत, मतलब 7 इसमें से लिए। ये आप कैसे भी करके कैलकुलेशन बैठा सकते हो, लेकिन इन आपको रट लेने हैं। मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया था भाई, शुरुआत का हटा दिया, शब्द 4 वो ले लिए, ठीक है, और फिर ये आते ही हैं संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग, ये हर में आते हैं, तो ये मेरे रटे हुए थे। तो 5 ऐसे हो गए, 5 और 4 9, 2 और जोड़ दिए परत्व अपरत्व, कितने हो गए? 11। 6 वाले आध्यात्म वाले या आत्मगुण वाले वो जोड़ दिए तो हो गए 17। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रेतन, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो ना भाई, 6 तो हो गए आध्यात्म आत्मगुण वाले इसके अंदर, 4 हो गए महाभूत वाले, ठीक है, शब्द उसको नहीं लिया शुरुआती वाले, इसको नहीं माना। और जो संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग, ये 5 हमेशा आते हैं, तो इनको मैंने परत अपरत इसमें 7 जोड़ दिया। तो थोड़ा माइंड का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। या तो आप इनको देखो रट लो, 2 तरीके हैं, या अपने हिसाब से अपने हिसाब से ट्रिक्स बना लो। मैंने मेरी ट्रिक्स बताई थी, आध्यात्मिक गुण प्लस 5 जो कॉमन गुण है जो सब में पाए जाते हैं, संख्या परिणाम पृथक संयोग विभाग प्लस परत अपरत, इसमें परत और अपरत को जोड़ना पड़ेगा, तो 7 ये हो गए। 5 और 2 7, 6 13, और 4 हो महाभूत वाले 17। मैंने तो ऐसे याद किए थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसकी ट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वैशेषिक मत अनुसार 17 क्वेश्चन आता है 2 नंबर का या 5 नंबर का, कि वैशेषिक मत अनुसार कितने गुण माने हैं उनको लिखिए। क्लियर? अब देखो नीचे लिखा है एक लाइन, प्रियतन। जो प्रियतन गुण है ना, लास्ट का 17वां गुण है, प्रियतन लिखा हुआ ना, जो वैशेषिक दर्शन है। एक तो दर्शन लिख दिया आचार्यों ने, लेकिन टीकाकार बोलते हैं। टीकाकार किनको बोलते हैं? जो मान लो कि संस्कृत की व्याख्या है, पुरानी किताब है, उसका जो व्याख्या करते हैं ना, ट्रांसलेशन करते हैं कि भाई आचार्य ने ऐसा सोचा होगा, ऐसा समझा होगा, ऐसा लिखा होगा। कुछ कुछ समझ में नहीं आता तो अपने हिसाब से कुछ जोड़ते हैं, उसमें से कुछ घटाते हैं, तो होते हैं टीकाकार। जो वैशेषिक दर्शन के टीकाकार थे, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन को समझाया, आम लोगों तक पहुंचाया, वो बोलते हैं कि जो प्रियतन है ना, उसी के अंदर इन गुणों का समावेश किया है। कौन कौन से गुण? गुरुत्व, दृढ़त्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म प्लस शब्द, मतलब 7 गुण नहीं, ये 7 गुण कौन कौन से हैं? गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म प्लस शब्द। इन 7 गुणों को प्रियतन में इंक्लूड कर लिया, ये 7 गुण समाहित हो गए। इसलिए वैशेषिक मत जो वैशेषिक मत के टीकाकार हैं वो 24 गुण मानते हैं। ये पीजी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। पीजी का फर्स्ट ईयर में बता रहा हूँ, थोड़ा आपको लगेगा भाई ज़्यादा हो रहा है कि प्रियतन में कौन कौन से गुणों को समाहित किया। ऑप्शन आएंगे ए, ब, स, द। किसी में मान लो कि इसने को हटा दिया, दूसरा जोड़ दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं चेंज, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए।
कि वो 7 गुण कौन कौन से हैं जो प्रयत्न में सम्मिलित हुए हैं। गुरुत्व, धृत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। मेरे याद नहीं हुआ है ये आज तक, क्योंकि कभी कभी कौन सा मिस हो जाता है, कभी कौन सा ऐड हो जाता है, तो कोशिश करूंगा पीजी तक मैं याद करने की, शायद हो जाए। ओके, तो दो, जिसका 2 के अनुसार वर्गीकरण हो गया, आयुर्वेद मत अनुसार और वैशेषिक मत अनुसार। अब आता है न्याय दर्शन, न्याय मत अनुसार, कि न्याय मत अनुसार कितने थे? न्याय मत अनुसार 24। ठीक है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, संयोग, विभाग, पृथक, परत, अपरत, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, धृत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। अब ये है ना न्याय मत अनुसार सेम टू सेम है, डिट्टो वैशेषिक दर्शन के अनुसार, कि वैशेषिक दर्शन अनुसार ने 17 बोले हैं और न्याय दर्शन अनुसार ने 24 बोले। तो 24 अपन ने ऊपर कर ही दिए थे ना, कि 17 + 7, कि उसने प्रयत्न में ही 7 गुणों को समावित कर लिया। और इसमें क्या किया इसने? न्याय दर्शन, न्याय मत अनुसार इसने 7 गुण है ना अलग कर दिए। जैसे कॉपी कर लो बिल्कुल, कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, उसमें भी रूप, रस, स्पर्श, गंध है। संख्या, परिणाम, संयोग, विभाग, प्रत्यक्ष, उसमें भी ये सारे 5 हैं। परत, अपरत, ऐसे कैसे डिट्टो। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, उसमें भी ऐसे कैसे। अब प्रयत्न के बाद में उसने वहीं फिनिश कर दिया, भाई 17 ही होते हैं। लेकिन जो न्याय दर्शन थे इन्होंने बोला कि उस प्रयत्न के जो गुण थे समाहित, उनको अलग लिख दिया। वो कौन कौन से थे? थे ऊपर देख लो, प्रयत्न 7 बराबर गुरुत्व, धृत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख दिया। कोई चेंजेस नहीं है बिल्कुल, इसलिए ये दोनों इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। आपको याद रखना कि वैशेषिक ने 17 माने और न्याय ने 24 माने। जो वैशेषिक का 17वां गुण है प्रयत्न, उसी में ये 7 गुण समाहित है। आपको लिखना नहीं, स्पेशली जब पूछे पीजी में कि कौन कौन से गुण समाहित है तो ही लिखना होता है, नहीं तो आपको इतना ही लिखना है कि भाई वैशेषिक दर्शन ने 17 माने, जो 17 गुण ये हैं, और न्याय दर्शन ने 24 माने, 24 गुण ये हैं। क्लियर बात? इतना इजी और इतना सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई बार बार अलग उल्टा पुल्टा हो गया, कोई कौन सा जुड़ गया, कोई कौन सा जुड़ गया। अब इसमें थोड़ा सा समझो कि न्याय दर्शन, एक हेडिंग है, हेडिंग लिखो तुम, कि चरोक्त गुणों का, जो चरक के 41 गुणों का, हेडिंग लिखो, चरक के 41 गुणों का न्याय के 24 गुणों में समावेश। आचार्य चरक के 41 गुणों का न्याय के 24 गुणों में समावेश। ये हेडिंग लिख लो और आंसर मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आंसर मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, कि भाई आयुर्वेद मत अनुसार या चरक के अनुसार 41 गुण है, वो अपन वर्गीकरण कर चुके हैं अच्छे से। लेकिन जो न्याय दर्शन है सॉरी, वो बोलता है कि भाई 24 गुण है। तो एक आती है थ्योरी कि या तो आचार्य चरक गलत हैं या आचार्य ये न्याय दर्शन लिखने वाले गलत हैं, कोई एक तो गलत है। तो एक थ्योरी बनाई गई कि उन वैज्ञानिकों ने, आचार्य ने, पता नहीं थ्योरी किसने बनाई, इस बुक में नहीं लिखा, ना मैंने अभी पढ़ा, ठीक है, कि जो चरक के 41 गुण है ना, उनको न्याय के 24 गुणों में समावेश कर लिया। किस तरीके से आप समझो, कि 7वां गुण है ना संयोग, देखो इसमें देखो न्याय मत अनुसार में संयोग लिखा हुआ है, तो इसी में आज न्याय दर्शन वाले व्यक्तियों ने क्या किया, जो आचार्य चरक का युक्ति गुण था ना, इसको समावित कर लिया कि संयोग और युक्ति एक ही बात है। तो हम दो अलग अलग नहीं मानेंगे, हम संयोग और युक्ति को एक ही मानेंगे, उसका नाम रख दिया इन्होंने संयोग। लेकिन आचार्य चरक ने उसको अलग माना था, एक संयोग माना था और एक युक्ति माना था। क्लियर? एक गुण का समावेश तो यहां कर दिया। अब देखो 40 आगे, 41 में से एक गुण तो समावेश कर लिया, 40 आगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो संस्कार, 21वां गुण संस्कार, देखो न्याय मत अनुसार, उसको लिख दिया आगे अभ्यास। नहीं, वहीं पे रहने दो, ऊपर ही करो वापस, बस यहीं सारणी में रहने दो। संस्कार को देखो कि न्याय दर्शन में माना संस्कार, चरक ने संस्कार भी माना है और अभ्यास भी माना है। तो क्या किया न्याय दर्शन वालों ने
कि अभ्यास गुण को संस्कार में ही सम्मिलित कर लिया। समझे बात को? तो 2 गुण कम कर दिए इन्होंने, 39 हो गए। उसके ना अब 39 है, अपन को इसको 24 पे लगाना, मतलब दोनों को बरोबर करना है। तभी तो हेडिंग लिखाई मैंने कि चरक के 41 गुणों का न्याय के 24 गुणों में समावेश। अब आगे देखो, आगे बढ़ो, ऊपर ऊपर करो अब, बस यहीं पे। तो न्याय का जो धर्म गुण है, न्याय का धर्म गुण है, उसमें चरक के 3 गुण समावित हो गए, लघु, शीत, उष्ण। कि भाई ये बोलते हैं आचार्य जो न्याय दर्शन वाले थे, इन्होंने बोला कि हमने चरक के ये 3 गुण है ना, लघु, शीत, उष्ण, उसको धर्म में सम्मिलित कर लिया। अब इन्होंने क्यों बोला, ऐसी क्या सोच थी, क्या थिंकिंग थी, क्या लीलाएं थी, क्या रिसर्च थी? अभी रिसर्च हुई नहीं है, क्योंकि रिसर्च पहले तो आयुर्वेद को पढ़ना ही बंद कर दिया और रिसर्च हुई नहीं है। रिसर्च हुई है तो एक तरीके से सैद्धांतिक है, अभी मतलब परिकल्पना है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, प्रैक्टिकली नहीं है। इन्होंने बोला है भाई, अब इनको बोलते हैं आप्त पुरुष। आप्त पुरुष यानी इन्होंने जो बोल दिया मतलब सत्य बोला है और हमने मान लिया। अपन यही कर रहे हैं कि आयुर्वेद एक आप्त वाक्य है, मतलब आप्त पुरुषों द्वारा लिखा गया आप्त शास्त्र, जो हमेशा शुद्ध होता है, हमेशा ट्रुथ होता है, उसको मानना अपने, बिना किसी रीजन के, बिना किसी क्वेश्चन के अपन को उसको मानना है। तो ये है कि न्याय दर्शन के धर्म में इनके 3 गुण आ गए, लघु, शीत, उष्ण। और न्याय के जो संस्कार गुण है उसमें देखो, रुक्ष, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, मध्य, तीक्ष्ण, विशद, पिच्छल, लक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म और सांद्र, ये सारे गुणों का समावेश हो गया। अब तुम गिन लेना आराम से, है ना, कि देखो आराम से गिन लेना कि इसके 24 और उसके 41 ऑटोमेटिक बरोबर हो जाएंगे। कैसे बरोबर हो जाएंगे? कि देखो धर्म में 3 आ गए, 3 फिर कम हो गए, वहां से 2 तो पहले कम कर चुके थे, 3 और कम कर चुके। अब देखो 1, 2, रुक्ष, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, मध्य, तीक्ष्ण, विशद, पिच्छल, सलक्षण, खर, स्थूल, सूक्ष्म और सांद्र, ये रटने की बात है। हो जाए तो ये आएगा नहीं वैसे कि चरक के 41 गुणों का न्याय के 24 गुणों में समावेश, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसा कि ये समावेश कर लेगी, बरोबर कर दिया इनको आपस में, मतलब एक बार से दोनों को एप्पल बोलते ना कि न्याय की देवी में दोनों बरोबर हैं, तो मतलब न्याय दर्शन को और चरक को बरोबर मान्यता दी इन्होंने। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन समझा रहा हूं मैं आपको। सॉरी। अब देखो न्याय में गुरुत्व बोला है तो चरक ने उसको गुरु बोला है, न्याय में स्नेह बोला है तो चरक में उसको स्निग्ध बोला है। बात एक ही है, गुरुत्व बोल दो या गुरु बोल दो एक ही बात है, ठीक है। स्नेह बोल दो या स्निग्ध बोल दो एक ही बात है। और न्याय में द्रत्व बोला है, चरक में द्रव बोला है, एक ही बात है। सिंपल सी बात आती है कि न्याय के द्रव में 3 गुण आ गए और संस्कार में ये इतने सारे गुण आ गए। इस वजह से ये दोनों चरक के जो 41 गुण हैं वो न्याय के 24 गुणों में समाहित हो गए। ये एक छोटी सी हेडिंग थी कि भाई चरक के 41 गुणों का न्याय के 24 गुणों में समावेश किस तरीके से हुआ। आता नहीं है एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट है, आता है तो पीजी में आता है। क्लियर? आप देखो स्वाभाविक गुणों को धर्म गुण तथा नैमित्तिक या कारण गुणों को संस्कार कहते हैं। एक छोटी सी क्वेश्चन है या छोटी सी परिभाषा है, कभी कभी जब पेपर कठिन आता है, डिफिकल्ट आता है, या फिर आपका कोई सीनियर या आपका कोई टीचर आपको क्लास में पूछने के लिए, खड़ा करने के लिए, पनिश करने के लिए पूछ सकता है कि धर्म गुण किसे कहते हैं। स्वाभाविक गुणों को, कि इसमें जो स्वभाव है उसका धर्म है। जैसे कि भाई अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण होना, वो उसका धर्म है, उसी को धर्म गुण बोलते हैं। चीनी है, शुगर है, उसका गुण धर्म स्वभाव क्या है? मीठा, तो उसका धर्म गुण है, ठीक है। जैसे कि कोई भी है, मिर्ची है, तीखी है, उसका स्वभाव है तीखा, कड़वा है मतलब तीखा, चरपरा टाइप का, तो उसका स्वभाव, उसको धर्म गुण बोलते हैं। तो स्वाभाविक गुणों को धर्म गुण कहते हैं। तो कभी कभी परिभाषा है कि धर्म गुण को समझाइए कि किसी पदार्थ या द्रव के स्वाभाविक गुणों को धर्म गुण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चीनी का मीठा होना स्वाभाविक धर्म है, ठीक है, उसका मतलब मीठा होना स्वाभाविक गुण है। तो आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख सकते हो। नैमित्तिक या कारणजन्य गुणों को संस्कार कहते हैं। जैसे कि नैमित्तिक या संस्कार, एक नया गुण उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति में, स्वभाव का तो हो गया धर्म, स्वभाव के अतिरिक्त बहुत सारे गुण होते हैं ना। जैसे अग्नि में उसका उष्ण था तो उसका होगा स्वभाव वाला गुण, लेकिन उसका देखना भी तो एक गुण है, अग्नि दिखती भी तो है, तो वो एक तरीके से कारणजन्य या नैमित्तिक
किसी दूसरे कारण को उत्पन्न करके कारण किसी कारण के द्वारा उत्पन्न किया गुण, वो होते हैं संस्कारजन्य गुण। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? अपन करेंगे अब गुणों का सामधर्य वैधर्म्य, मतलब समानता और असमानता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपन कल करेंगे यहाँ से। लेकिन ये जो वर्गीकरण था जिसमें आयुर्वेदीय मतानुसार या फिर चरक के मतानुसार, एक ही बात है, आप लिख लो, इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आयुर्वेदीय मतानुसार ओब्लिक चरक के मतानुसार 41 गुण होते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद करना है।